and the topic is a method of data collection, the quality data collection through the case study. आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स वगैरह में हो सकता है पढ़ने की कोशिश की हो या पढ़ा हो केस स्टडी के बारे में। तो देयर टू चीजें देखने को मिलती हैं दो तरीके से। एक तो चीजें देखने को मिलती हैं कि केस स्टडी एज ए मेथड ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन की बात कीजिए या मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन की बात कीजिए, या दूसरी तरीके से बात करें तो कहीं ना कहीं पे एक डिजाइन ऑफ रिसर्च के रूप में देखने को मिलता है कि केस स्टडी एज ए डिजाइन ऑफ द रिसर्च, जस्ट लाइक द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, जैसे मैंने आपको बताया, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की बात की है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात की है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इवैल्यूएटिव रिसर्च डिजाइन की बात की है। तो ये इट इज एक्चुअली विच डिपेंड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू यूज द केस मेथड एज ए क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। जनरली एग्जाम्पल वगैरह में अब आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टडीज को अगर देखें तो लिख करके ऐसे आता है जैसे कि केस स्टडी ऑफ द लखनऊ डिस्ट्रिक्ट सच एंड सच के रूप में बात की जाए। ये सपोज करिए कि रिसेंटली एग्जाम्पल अगर हम कोट करें तो ये बात की जा सकती है कि स्टडी कर सकते हैं ऑन दी कोविड-19, नोवेल कोविड-19 पे बात की जाए तो इस पे देखा जा सकता है कि कोविड-19 के व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द कह सकते हैं कि इफेक्ट्स, या कह सकते हैं व्हाट इज द ड्रॉबैक्स। इस चीजों पे हम लोग जानकर समझ सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं। इस स्टडी को अगर और भी समझने की कोशिश की, जनरली अगर डिफाइन करने की कोशिश किया जाए तो केस स्टडी को शुरुआत चीज की जाती है तो ज्यादातर दिमाग में ये आता है कि जैसे कि व्हाई द नीड ऑफ द केस स्टडी मेथड फॉर द डेटा कलेक्शन, या व्हाई द नीड ऑफ द केस स्टडी मेथड इन द रिसर्च फॉर द रिसर्च स्टडी। दो तीन शब्दों में इसको अगर हम लोग समझे तो एक तो ये कहा जा सकता है कि जो केस स्टडी है वो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की बात करती है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन अबाउट द गिवन फिनोमेना। फिनोमेना इट इज जस्ट लाइक द इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि एज ए ग्रुप ऑफ द फैमिली की बात कर सकते हैं, या एज ए इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, या द होल कम्युनिटी की बात कर सकते हैं। इवन जी अगर केस स्टडी का अगर यूपी के कंटेक्स्ट में बात की तो यूपी को भी हम लोग एक केस स्टडी के रूप में ले सकते हैं। वी डिपेंड ऑन द टाइम फ्रेमवर्क और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इन दो कंटेक्स्ट पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। दूसरा जो शब्द आता है केस स्टडी के बारे में, ये कहा जा सकता है कि केस स्टडी के पीछे रहता है कि व्हाई द नीड ऑफ द केस स्टडी की फॉर द रिसर्च, और दूसरा एंड द हाउ। इट मीन दैट कि ये दो जो प्रश्न हैं, हाउ और व्हाई, तो ये केस स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो जैसे एनालिसिस ऑफ द डेटा की बात की जाए एंड एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स अबाउट द गिवन फिनोमेना। तो इन दोनों चीजों पे अगर हम लोग फोकस करें तो एनालिसिस और द गिवन सोशल फिनोमेना के एक्सप्लोरेशन की बात करें, या कह सकते हैं एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो हम लोग उस पे केस स्टडी को हम लोग यूज करते हैं। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि एक तो इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द गिवन फिनोमेना और द सोशल गिवन फिनोमेना। दूसरी बात रखनी चाहिए कि एक रिसर्चर के लिए दिमाग में कि हाँ कि हाउ टू कंडक्ट दैट द केस स्टडी विद द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस एंड द डिफरेंट क्वेश्चंस। और तीसरी चीज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि व्हाई द नीड ऑफ द केस स्टडी। तो व्हाई द नीड ऑफ द केस स्टडी फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, और द सेकंड व्हाई द एनालाइज द डेटा। तो इसके पीछे जो रीजन निकल करके आता है समझने की कोशिश कीजिएगा कि रीजन जो निकल करके आता है इन डेप्थ स्टडी। इट मीन दैट कि जो भी इन डेप्थ स्टडी हम लोग फोकस कर रहे हैं उसका बेसिकली पर्पस समझ में आता है कि हाँ कि हम किस प्रकार से इन डेप्थ स्टडी के द्वारा लोगों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, या गिवन फिनोमेना को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, और उसको दूसरों को कैसे प्रकार से हम समझा सकते हैं। एक तो ये चीज रहती है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि जो ऑलरेडी पहले से स्टडीज हो चुकी हैं, स्टडीज को हाउ टू कंपेयर दैट, कि उस चीज को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो एक चीज ये देखने को आ सकती है आपको कि किस प्रकार से हमको स्टडी को कन्वर्ट करना है। बहुत सारे थिंकर्स हैं या राइटर्स हैं, सोशल रिसर्चर्स हुए हैं जिन्होंने केस स्टडी को डिफाइन करने की कोशिश की है। केस स्टडी को लोग सम थिंकर्स थिंक अबाउट इट इज अ क्वांटिटेटिव मेथड, उसका लोग कहते हैं कि इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड्स। तो ये डिपेंड करता है कि हाउ टू यूज द डिफरेंट अप्रोच ऑफ द रिसर्च, जस्ट लाइक द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग एक मिक्स्ड अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे मिक्स्ड अप्रोच अगर यूज हो रही है, क्वांटिटेटिव कह सकते हैं कि देन क्वालिटेटिव की बात की जाए, या क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव की बात की जाए, सीक्वेंशियल की बात की जाए, या पैरेलल की बात की जाए, तो वहां पर हम जो है केस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। मगर इन जनरली जो फिनोमेना है वहां पर जो क्वालिटेटिव डेटे के कलेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर केस मेथड को यूज किया जाता है।
एक चीज खास बात ये रहती है कि जैसे गैरिंग एक थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि इट इज अ सिंगल फिनोमेना का मतलब यहाँ पे इट इज जस्ट लाइक द सोशल वर्क। सोशल वर्क में जैसे हम लोग बात करते हैं कि क्लाइंट क्लाइंट हम लोग कहते हैं कि एज ए इंडिविजुअल की बात कर ली, एज ए फैमिली की बात कर सकते हैं, या ग्रुप की बात करें, या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। ठीक इसी तरीके से केस स्टडी में सिंगल फिनोमेना का मतलब वहाँ पे एज एन इंडिविजुअल, या हम कह सकते हैं क्या फैमिली और द ग्रुप और द कम्युनिटी और द स्टेट इवन और द नेशन की बात कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर की बात करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की हम स्टडी करना चाहते हैं सपोज करिए, तो हम ये कह सकते हैं कि केस स्टडी ऑफ दी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट करें कि लखनऊ इज अ सिंगल यूनिट। ऐसी चीज को अगर हम यूपी के कंटेक्स में ले गए तो यूपी इज अ सिंगल यूनिट हो जाएगा, या नेशन के कंटेक्स में ले जाएंगे तो नेशन एक सिंगल यूनिट हो जाएगा। तो ये या पर्टिकुलर लखनऊ को अगर हम लोग जोन्स में डिवाइड्स कर दें तो 110 जोन जैसे लखनऊ के हैं, तो हर अलग अलग जोन्स के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो एक ये भी चीज देखने को मिलेगी, सिंगल गिवन फिनोमेना की बात आती है। दूसरा ये भी रहता है कि जो ऑकरेंस और द पैटर्न को इंडिकेट करता है। ऑकरेंस और द पैटर्न का मतलब है कोई ना कोई एक सिस्टम देखने को, जैसे कोविड-19 है तो कोविड-19 में एक सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 की बात की जा रही है, और इसी पे लॉकडाउन किया जा रहा है कि भारत अगर फेज 3 स्थिति में, क्रिटिकल सिचुएशन में चला, हाउ विल मैनेज दैट, कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो एक कोई ना कहीं केस स्टडी में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। वो पैटर्न आपका क्रॉस सेक्शनल भी हो सकता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये होता है कि विद इन ए टाइम में हम डिफरेंट पैरामीटर्स का एनालिसिस करें। सपोज करिए कि जैसे आज की हम बात करें, आज की डेट की बात करें, आज के वीक की बात करें, तो इस सप्ताह में हम देखें कि हाँ कोविड-19 के डिफरेंट स्टेट्स में कितने कह सकते हैं कि हमको क्लाइंट देखने को मिल पा रहा है, या हम केवल यूपी स्टेट की बात करें तो कह सकते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कितने हमको जो है कोविड-19 के केसेस देखने को मिल पा रहे हैं। तो दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया है कि हम इसको जो है एक लॉन्ग टर्म फेज में देखें। फ्रॉम द लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया कि एक पीरियड आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोविड-19 पे फोकस करें तो इस पे हम लोग बात कर सकते हैं फेज 1 पे हम लोगों ने उन लोगों को रखा है जो बाहर से विजिट करके इंडिया में आए। फेज 2 वाला हमने रखा है कि फेज 2 में वो जो 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 विजिटर्स थे, फॉरेनर विजिटर्स थे, वो हमके जो कॉन्टेक्ट्स में है वो फेज 2 के लोग माने जाते हैं, और उसके बाद देन फेज 3 वाले माने जाते हैं। तो इट इज अ कह सकते हैं ऑकरेंस ऑफ द, कह सकते हैं एक पैटर्न इसमें आपको देखने को मिलता है। तो एक ये चीज देखने को मिलती है, तो सिंगल गिवन फिनोमेना देखने को मिलेगा केस स्टडी में। दूसरा ये देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं उसमें एक पैटर्न देखने को मिले। तीसरी चीज की अगर हम इसके अंदर हम बात करें तो सबसे खास बात ये देखने को मिलती है कि दिस इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड पे हम लोग और अच्छी बात करते हैं कि वी हैव यूज्ड द स्मॉल नंबर ऑफ द यूनिट। स्मॉल नंबर ऑफ द यूनिट का मतलब क्या हो गया कि केस स्टडी में जो नंबर्स होते हैं कि वो कम से कम, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो क्वालिटेटिव स्टडी की जाती है, उस क्वालिटेटिव स्टडी में नॉट मोर देन 30 सैंपल्स या यूनिट्स की बात करें तो 30 से ज्यादा यूनिट्स अगर नहीं हो तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी में रखते हैं। मोर देन दी अगर भी चला जाता है तो उसको क्वांटिटेटिव स्टडी रखते हैं। पर्पस यहाँ पे है क्योंकि इन डेप्थ स्टडी हम कर रहे हैं, तो इन डेप्थ स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सैंपल साइज होना चाहिए वो कम होना चाहिए। जितना स्मॉल हमारा होगा उतनी ज्यादा हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, उतनी ज्यादा हम स्पेसिफिक स्टडी करें। तो एक ये चीज जो है केस स्टडी मेथड में देखने को मिलती है। दूसरी चीज जो होती है कि केस स्टडी मेथड में कि अगर हम बात करें, दूसरा एक बहुत अच्छे कह लीजिए कि स्टरमन एक कह सकते हैं थिंक रिसर्चर हुए हैं, उन्होंने 1997 में अपनी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इट इज जस्ट लाइक द एक्सप्लोरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को हमको किसी को एक्सप्लोर करना है। जैसे आप अगर देखें एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करिए, जो एथनोग्राफिकल स्टडी होती है, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज होती है। फिनोमेनोलॉजिकल स्टडीज का मतलब क्या हो गया, जिनकी लाइव स्टडी की जाए। जैसे हम लोगों ने एक मूवी बनी टाइटेनिक, तो टाइटेनिक बेसिकली उसमें एक लेडी, सिंगल लेडी बसती है, उस लेडी के लाइव जो उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो पास्ट में हिस्टोरिकल थे, उसके बेसिस पे टाइटेनिक मूवी बनाई गई, और उसको पूरी तरह से आपने देखा मूवी हमारे पास में सामने आ सकी। तो एक इन डेप्थ स्टडी के थ्रू पूरी टाइटेनिक मूवी हमारे पास सामने है। तो एक एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंड इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। दूसरा ये इंडिविजुअल बुक के फॉर्म में भी जैसे मैंने पहले बताया है, एक इसका कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो एक ये चीज कह सकते हैं। इन नटशेल अगर हम लोग बात करें तो ये कहा जाता है कि केस स्टडी इज इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स of the complexity and the uniqueness of the particular project, policy, institutions, program or a system in a real life. इन सिस्टम इन रियल लाइफ का मतलब क्या है कि जो भी हम पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं,
या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन की स्टडी करना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम को इवेल्युएट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे इस डेफिनेशन को मैं कोट कर रहा हूँ, इसमें पॉलिसी की बात की गई है, प्रोजेक्ट की बात की गई है, पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात की गई है, या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। तो इसमें अगर आप देखें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट आप उठा के दे सकते हैं, जैसे क्लीन इंडिया कैंपेन प्रोजेक्ट हमारा है, उसकी कोई स्पेसिफिक स्टडी हम करना चाहते हैं कि केस स्टडी ऑफ द क्लीन इंडिया कैंपेन इन द लखनऊ सिटी, या कह सकते हैं कि केस स्टडी ऑफ द मनरेगा प्रोग्राम। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं स्पेसिफिक प्रोग्राम को इवेल्युएट करने, तो कहीं ना कहीं इन डेप्थ हम इसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो एक इस तरीके से, चाहे पॉलिसी की बात करें तो जैसे पॉलिसी है, फॉर द एग्जांपल के रूप में पॉलिसी की बात करें, जैसे नेशनल एम्पावरमेंट पॉलिसी फॉर द वुमेन की बात करें, या कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी फॉर द यूथ एम्पावरमेंट की बात करें, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिसीज। तो इस पॉलिसीज के व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी, व्हाट इज द, कह सकते हैं कि द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द पॉलिसी, एंड व्हाट इज बेसिकली कह सकते हैं रिजल्ट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिसी के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। इंस्टीट्यूशन पे जैसे फोकस करें तो बहुत से, जैसे 4th सेमेस्टर के बच्चे इसमें डिसर्टेशन कर रहे हैं, तो बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशंस को लेंगे। 4 वाले बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखेंगे, जैसे किसी पर्टिकुलर बैंक सेक्टर को ले लेंगे हम, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें या आईसीआईसीआई के बारे में बात करें, तो अगर हम सिंगल स्टडी कर रहे हैं तो हमने केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी की और उसको ही सीधे कंप्लीट से एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसी को मल्टी चीजों के रूप में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने किसी प्राइवेट बैंक से इसको कंपेयर किया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरी चीज जो है स्टडी के बारे में, कि जब भी कभी के स्टडी को हम लोग यूज करते हैं तो 2-3 चीजें दिमाग में आती हैं। एक तो जैसे पहले ये चीज मैंने आपको बताई कि व्हेन टू यूज अ केस स्टडी अप्रोच, कि कब हमको केस स्टडी यूज करनी चाहिए। तो फिर दिमाग में हमेशा दिमाग में बात रखिए कि हमको केस स्टडी तभी यूज करनी चाहिए जब फोकस ऑफ द स्टडी इज टू आंसर हाउ एंड व्हाई। ये 2 चीजें होनी चाहिए, हाउ एंड व्हाई। जब हम 2 चीजों को जानना चाहते हैं और पर्टिकुलर स्टडी को फोकस करना चाहते हैं तो स्टडी को हमको यूज करना चाहिए। दूसरा खास बात है कि यू कैन नॉट मैनिपुलेट द बिहेवियर ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन द गिवन फिनोमेना। इसका मतलब क्या है कि जिस सैंपल पे आप फोकस कर रहे हैं, जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप उसको किसी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल आप कह सकते हैं कॉन्टेक्ट रहता है, स्मॉल नंबर ऑफ द सैंपल हमारे पास में रहता है, और कहीं ना कहीं हम फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, और पर्पज हमारा क्या रहता है, टू एक्सप्लोर द इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। तो जहाँ पे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, उसका मतलब है कि टू विदाउट द एनी बायस टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द सैंपल। तो आप उसके बिहेवियर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज ये, या कह सकते हैं उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज ये चीज है कि यू वांट टू कवर द कॉन्टेक्चुअल कंडीशंस बिकॉज यू बिलीव दे आर रिलेवेंट फिनोमेना एंड कंटेक्स्ट। तीसरी चीज हमको ये भी देखनी चाहिए कि जिस चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आज के समय पे या प्रेजेंट सीन पे कंटेक्स्ट में इट इज फ्रूटफुल और नॉट, इट इज रिलेवेंट और नॉट। तो जो भी चीजें हम देखें तो अच्छा चीज रहेगी कि हम उसको समझ सकें आसानी से और उसको अप्लाई कर सकें। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि देयर इज नो, कह सकते हैं कि बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर बिटवीन द फिनोमेना एंड द कंटेक्स्ट। ये भी चीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि कभी कभी ये दिक्कतें आती हैं कि हमको मेरी सीमाएं क्या है रिसर्च करने के समय, या हमारी लिमिटेशंस क्या है। तो एट दैट टाइम आप जहाँ पर हमको खास बात होता है कि जब हम किसी भी केस स्टडी को सिलेक्ट करते हैं, उस पर रिसर्च करने जाते हैं, तो इस चीज को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि एक तो पहले टू सिलेक्ट द बेस्ट सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स, या फॉर द रिसर्च पर्पसेज और फॉर द स्टडी पर्पसेज। और दूसरा ये चीज है आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी चीजों को हमको सिलेक्ट नहीं करना है, किन चीजों को हमको नहीं सिलेक्ट करना है, ताकि हमारी ओवरलैपिंग ना होने पाए। एक चीज ये बहुत जरूरी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इसमें केस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डिटरमाइनिंग द केस एंड द यूनिट ऑफ एनालिसिस, कि सैंपल का हम डिटर्मिनेशन कैसे करें, कि हाउ टू डिटरमाइन द सैंपल केस। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि जब सैंपलिंग प्रोसीजर में पढ़ा रहा था, तो सैंपलिंग में बताया था कि सैंपल यूनिट वो होती है जो फर्दर कांट डिवाइड, कि हम किसी भी यूनिट को आखिरी में जाकर के हम उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज अ लास्ट, इट इज जस्ट लाइक द हाउस होल्ड भी हो सकता है, इट इज जस्ट लाइक द इंडिविजुअल भी हो सकता है। जो रिस्पॉन्डेंट होना चाहिए वो हमारा आखिरी में सैंपल होना चाहिए। डिटर्मिनेशन के समय ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो केस है हमारा है, वो केस खास बात ये है कि
इट इज़ अ वेरी सिंपल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो जो सैंपल है जो सिंपल हो, दूसरी चीज़ है कि जो सैंपल हो उस यूनिट को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक चीज़ हमारे पास सामने रहता है। तीसरी चीज़ है कि जो भी गिवन फिनोमेना है, उस गिवन फिनोमेना को पूरी तरह से वो एक्सप्लेन कर सके। तो फिर द अल्टीमेटली एम ऑफ द इन-डेप्थ रिसर्च टू एक्सप्लेन द एवरीथिंग अबाउट द रिसर्च, so that to focus on the important aspects of the केस स्टडी मेथड। तो एक ये चीज हमको डिटरमिनेशन के समय या कह सकते हैं यूनिट एनालिसिस के समय दिमाग में रखना चाहिए। और एक समय जब हमारा यूनिट एनालिसिस डिसाइड हो जाए, डिटरमाइन हो जाए, तो उसके बाद में हमको ये चीज दिमाग में रखना चाहिए कि हमको क्या चीज इसमें शामिल नहीं करनी है। तो ये इस पे बहुत ज्यादा चीज मोस्टली रिसर्चर इस चीज को दिमाग में नहीं रखते हैं, तो एक यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि डिटरमिनेशन हमको करना है कि मान लीजिए कि जैसे एज ग्रुप है, किसी भी एज ग्रुप को आप उठा करके देख लीजिए। जैसे यंग एज ग्रुप को हम देखें कि 18 to 30 एज ग्रुप को हम देखना चाहते हैं कि टू असेस दी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी को हम असेस करना चाहते हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस को असेस करना चाहते हैं। तो जैसे हमने 18 से 30 साल के एज ग्रुप को लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर विच इज रिलेट टू द यंगस्टर, और 18 से 30 साल एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। और दूसरा ये चीज देखना चाहते हैं कि क्योंकि यूथ के साथ में एक बड़ी दिक्कत आती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। तो जैसे क्वेश्चन होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वो ठीक ढंग से ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, इसी चीज का हम असेसमेंट करना चाहते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में खास चीज ये भी रहती है कि जब हम लोग डिसीजन करते हैं कि हम क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू या क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू रिसर्च करेंगे, तो रिसर्चर्स के लिए जरूरी रहता है कि टू फ्रेम द सम रिसर्च क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है कि हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में डिफरेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली टू टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल द स्टडी, कि पूरी स्टडी को पूरी तरह से कवर करता है। एंड द हाइपोथेसिस क्या होता है कि टू establish the relationship between the variable after the framing of the research question। इसका मतलब है कि how to achieve the answers of the question with the help of the hypothesis testing, ये चीज बेसिकली रहती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, और रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद भी स्पेसिफिक होकर के उसके आंसर्स को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये कि डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि हम किस प्रकार से डिटर्मिनेशन करेंगे। इसके अलावा जब भी आफ्टर द डिटर्मिनेशन की बात कर ली या सिलेक्शन ऑफ द कह लीजिए कि हमारा हो जाए केस स्टडी के अंदर सैंपल का सिलेक्शन हो जाए, तो दो तीन चीजों को और भी दिमाग में रखना चाहिए कि हम कैसे हाउ टू बाइंडिंग द केसेस, कि केसेस को किस प्रकार से बाइंड करें। एक तो ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि टाइम एंड प्लेस, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी है, जो सैंपल हमारा है, सैंपल हो सकता है मूवेबल हो, क्योंकि वी आर द सोशल रिसर्चर, और सोशल रिसर्चर बेसिकली टू टेस्ट द ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग को टेस्ट करते समय जरूरी रहता है कि टाइम एंड प्लेस के बारे में अच्छी तरीके से जाने। दूसरा, इस चीज को भी जानने की कोशिश करते हैं कि टाइम एंड एक्टिविटी की भी, उस समय पर वो व्यक्ति क्या किन किन क्रिया को कर रहा है, कैसे संपादित कर रहा है, इस चीज को जाने। और दूसरी तीसरी चीज अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन एंड द कंटेक्स्ट, कि हाँ उस चीज को अच्छी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि केस को हम कहीं ना कहीं किसी एक लिमिटेशन या किसी न किसी पेरिफेरी में उसको जो है हम शामिल करें। जब शामिल करेंगे, एक लिमिटेशंस क्रिएट कर देंगे, तो हम उसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। एक तो ये चीज थोड़ा सा एक ब्रीफ कह लीजिए कि केस स्टडी क्या है, केस स्टडी को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, केस स्टडी को कैसे हम बाइंडिंग करेंगे, एक चीज दिमाग में आती। बहुत से लिटरेचर्स पढ़ेंगे तो केस स्टडी के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें, उसका या क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो दो तीन तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में कहा जाता है टू टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, एक तो सिंगल केस स्टडी हो सकती है, दूसरी मल्टीपल केस स्टडी हो सकती है। दूसरा, अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन मेजर क्लासिफिकेशन करें तो एक कह सकते हैं टाइम स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन हो सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेम, कह सकते हैं फॉर्मेशन या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। तो अगर पहले कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें जहाँ पे सिंगल मल्टीपल केस स्टडी की बात की जा रही है, तो सिंगल मल्टीपल केस स्टडी का बेसिकली पर्पस यहाँ पर ये है कि सिंगल का मतलब क्या है कि दिस इज अ सिंगल फिनोमेना। सिंगल फिनोमेना का मतलब है कि एन इंडिविजुअल, या कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ द फैमिली या द कम्युनिटी, एन इंस्टीट्यूशन की बात करें, एन डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं, आ मंथ की बात कर सकते हैं, आ वीक की बात कर सकते हैं, ईयर की बात कर सकते हैं, सिंगल स्टडी। ठीक। मल्टीपल स्टडीज का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको लॉन्गिट्यूडनल कंटेक्स्ट में लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसको जो है क्रॉस सेक्शनल केसेस में कन्वर्ट उसको जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज जो है मल्टीपल
कंटेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात अगर हम लोग करें कि इसमें जो सिंगल केस स्टडी है, सिंगल केस स्टडी में सबसे खास बात ये चीज रहती है कि जो रिसर्चर रहता है उसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और खास बात रहता है कि जब वो स्टडी को कंडक्ट करने की कोशिश करता है तो उस चीज को दिमाग में चीज रखनी चाहिए कि टू अंडरस्टैंड द बेटर फिनोमेना, या कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द ऑफ द गिवन फिनोमेना। तो जो भी हमारे पास में घटना है या जो चीज दी हुई है, ये उसके बारे में वो अच्छी तरीके से समझे, और समझने के साथ साथ जो है उसको क्या कह सकते हैं कि विल बी गेन थ्रू दी कंडक्टिंग द मल्टीपल केस स्टडी। कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इसको कंपेयर करने की कोशिश करे कि हाँ कि ये कह सकते हैं कि जो राइवलरीज थ्योरीज हैं, ये कह सकते हैं राइवलरी स्टडीज हैं, उससे कंपेयर कर सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली केस स्टडीज क्या होती है कि हमने किसी टॉपिक को लिया और टॉपिक की स्टडी करने के बाद भी हमने, इट इज वेरी सिंपल, कह सकते हैं 5 स्टेप्स विद द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन या द डिजाइन ऑफ द रिसर्च की बात करें। एक हम लोग क्या काम करते हैं, डिफाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, या कह सकते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च या फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस की बात करते हैं, फिर डिजाइन ऑफ द रिसर्च की बात करते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ द डेटा की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा करने के बाद भी हम लोग एनालिसिस इंटरप्रिटेशन डेटा की बात करते हैं, फिर जनरलाइज करते हैं या इसकी कह सकते हैं प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो अगर इस सर्किल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत जरूरी ये है कि इसमें जो डेटा हमारे पास में कलेक्ट होकर के आया है, उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास्ट स्टडीज हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं, जो कंकरेंट हमारा चल रहा है या करंट हमारी चीज चल रही है, उस करंट चीज से उस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे हमारे क्या होगी, विद हेल्प ऑफ द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर हम उस चीज के बारे में, फिनोमेना के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये बहुत फायदेमंद रहता है इसको करने के लिए। दूसरा कि ये चीज बहुत जरूरी है कि इफ यू कंसीडर द टॉपिक ऑफ द डिफरेंट सो दैट टू एक्सप्लेन द एवरीथिंग, ये बहुत जरूरी है कि उसके बारे में सब लोग आसानी से समझ सकें और जान सकें। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे मल्टीपल केस स्टडीज में, मल्टीपल स्टडी करेंगे, जैसे मैंने बताया क्रॉस सेक्शनल, पहले भी मैंने बताया आपको क्रॉस सेक्शनल क्या है कि इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन ए पीरियड ऑफ टाइम पे हम डिफरेंट लोगों के सेक्शंस के बारे में स्टडी करें। जो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है, सपोज करिए कि हम 1901 से लेकर के 2021 तक के बीच के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल स्टडी के बारे में फोकस कर सकते हैं। एक स्टडी जो मैंने आपको बताई है कि जो क्लासिफिकेशन आपका है, वो क्लासिफिकेशन टाइम फ्रेमवर्क पे कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं थ्योरी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर टाइम फ्रेमवर्क के बात हम लोग करें तो उसको 3-4 क्लासिफिकेशन उसके या टाइप्स हम लोग कर सकते हैं। एक तो जैसे हम लोग बात कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव केस स्टडीज के बारे में बात करें। रेट्रोस्पेक्टिव केस स्टडी इट इज वेरी सिंपल। रेट्रोस्पेक्टिव केस स्टडी का मतलब क्या होगा, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कि हमने डेटा कलेक्शन किया एंड को रिलेट टू द पास्ट फिनोमेना या कह सकते हैं पास्ट गिवन फिनोमेना, एंड टू एक्सप्लेन दैट, कि हमने एक ही समय पर आज जैसे करंट काम कर रहे हैं, हमने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद जो पास्ट स्टडीज है उसे कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद में हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसका रिजल्ट बता दिया कि ये देखिए बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द प्रेजेंट एक्सपीरियंस, दीज आर रेस्पेक्टिव द केस स्टडी। दूसरी जो एक स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्नैपशॉट स्टडी। स्नैपशॉट की स्टडी इट इज जस्ट लाइक द स्नैप, कि हम कोई पिक्स ले लेते हैं, पिक्स खींच लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इट इज वन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक समय पे हम डिफरेंट चीजों की बात करें। जैसे करंट इवेंट है, करंट इवेंट पे बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं मंथ की बात कर सकते हैं, वीक की बात करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ टेम्पोरल, कि मतलब कहीं ना कहीं टाइम फेज में आपको चीज देखने को मिलती है। तो स्नैपशॉट्स के बेसिस पे हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं स्नैपशॉट की स्टडी भी देखने को मिलती है। एक जो स्टडी टाइम फ्रेमवर्क में हम लोग देखने को मिलती है डेक्रोनिक स्टडी। डेक्रोनिक स्टडी का बेसिकली पर्पस होता है कि इट चेंज ओवर टाइम पीरियड। जैसे मैं लॉन्गिट्यूडनल की जो बात कर रहा हूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी जो हुई डेक्रोनिक केस स्टडी है, और जो शॉर्ट केस स्टडी है वो क्रॉस सेक्शनल केस स्टडी की हम लोग बात कर सकते हैं। इसको दोनों पे अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा पैरेलल केस स्टडी होती है। पैरेलल केस स्टडी का मतलब एक ही समय पर हम क्या काम करें, डिफरेंट केस स्टडी को असेस कर रहे हैं। सपोज करिए कि जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 की हमको स्टडी करना चाहते हैं, इट इज अ गिवन करंट स्टडी, और करंट स्टडी में हम जैसे पैरेलल स्टडी लखनऊ की भी करें, लखनऊ के साथ साथ हम जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे नोएडा की बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं मुरादाबाद ले लीजिए, बरेली ले लिया, या कानपुर ले लिया, जहाँ पे हमने इसकी पैरेलल स्टडी, एक स्टडी वहां भी हो रही है, लखनऊ में भी हो रही है, बरेली में भी हो रही है, मुरादाबाद भी हो रही है। पैरेलल स्टडी की स्टडी चलती है एंड फाइंड द रिजल्ट्स आफ्टर दैट द कंप्लीशन ऑफ दैट स्टडी। तो एक पैरेलल स्टडी भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे टाइम फ्रेमवर्क में देखें तो हम लोग सीक्वेंशियल स्टडी देखने को मिलती है। सीक्वेंशियल स्टडी का मतलब क्या है कि इन दिस स्टेप वाइज, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसी कोविड-19 के एग्जांपल पे आप आसानी से समझ सकते हैं। कोविड-19 का एग्जांपल क्या है
कि पहला फेज 1 हमारा क्या था कि जो फॉरेन विजिटर्स थे, फॉरेन विजिटर्स के बाद में फेज 2 पे हम कहाँ पे गए, जहां पर हम जो फॉरेन विजिटर्स के कॉन्टेक्ट्स में है, और फेज 3 हमारा क्या है कि जो फॉरेन विजिटर्स कॉन्टेक्ट में आने के बाद में जो पर्सन हमारे थे उसके साथ में एक मास जो है, एक आम जनता जो इंडिया की थी वो उनके साथ में टच में आ रही है, कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो कोविड-19 का स्प्रेड हो रहा है या उसको कह सकते हैं कि डिसमिनेट हो रही है ज्यादातर इंफॉर्मेशन। तो ऐसी स्थिति में चीज जस्ट लाइक था सीक्वेंशियल कि फेज 1 हुआ, फेज 2 हुआ, फेज 3 हुआ, और आफ्टर दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19। तो जब इस ओवर हो जाएगा जो भी होगा, उसके बाद स्टडीज के डेटा हमारे पास सामने आएंगे, तो ये चीज हमारे सामने रहेगी कि हाँ की इन डेप्थ स्टडी हमने की। तो एक टाइम फ्रेमवर्क में हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो वन इज अ रेट्रोस्पेक्टिव, सेकेंड वन इज स्नैपशॉट, तीसरी हम लोग बात कर सकते हैं डिक्रॉनिक, चौथी हम बात कर सकते हैं पैरेलल, और पांचवी हम बात कर सकते हैं सीक्वेंशियल। तो ये केस स्टडी टाइम फ्रेमवर्क में हम लोग बात कर सकते हैं। सिंगल भी टाइम फ्रेमवर्क हो सकती है, और मल्टीपल केस स्टडी भी टाइम स्पेसिफिक भी हो सकती है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग बात कर सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंटेक्स्ट में। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अगर हम लोग बात करें तो दो तीन चीजें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आती हैं। एक तो आती है अथ्योरेटिकल। अथ्योरेटिकल का मतलब क्या हो गया कि कोई स्टडी है जिसको हम लोगों ने किसी एग्जाम्पल से कोट कर दिया, इसे कह सकते हैं कि इलस्ट्रेट फ्रेमवर्क के स्टडी। कि मान लीजिए कि जैसे कोई एक केस स्टडी हमने कोई कंडक्ट कराई, और उसको जो है हमारे पास में इलस्ट्रेशन पहले से दे रखा है, उस इलस्ट्रेशन के साथ उसको हमने कंपेयर कर लिया। ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंटल की अगर हम बात करें तो एक्सपेरिमेंटल के स्टडी में ऐसी चीज देखने को मिलती है कि उससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं जो डिसिप्लिन स्टडी होती है। डिसिप्लिन स्टडी का मतलब है कि टू यूज द एस्टैब्लिश द थ्योरीज टू एक्सप्लेन द केसेस। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो थ्योरीज पहले से एस्टेब्लिश्ड है, उस थ्योरीज से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के बाद में देन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। फॉर द एग्जांपल जैसे कि अब पता, आई हैव नो आइडिया, इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी हो कि इसमें एक थ्योरी पढ़ाई जाती है पॉपुलेशन में, काउगिल थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। और उसमें काउगिल ने द 5 स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी है। ये मेरा अपना एनालिसिस है कोविड-19 के समय पे, इट इज अ डिफरेंट थिंग अबाउट दैट। कि कोविड ने काउगिल ने एक चीज बताई है कि उसने बताया है कि एक पीरियड आता है जिसको बेबी बूम पीरियड बोलते हैं। ये कह सकते हैं बेबी बूम पीरियड जो होता है, ये माल्थस ने भी एक्सप्लेन कर रखा है। बेबी बूम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समय आता है कि जब बच्चों की बर्थ एकाएक बढ़ जाती है। जैसे मेरा एनालिसिस ये चल रहा है कि इस समय पीरियड में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की स्थिति में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जब थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी, यूरोपियन कंट्रीज में स्टडीज सामने आई थी, जब ऐसी सिचुएशन रहती है, जब विंटर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, लोग घर के अंदर रह जाते हैं, तो उस समय बेबी बूम पीरियड, बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। जो कह सकते हैं हम नर्सिंग होम्स होते हैं उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, नर्सेज बढ़ जाती हैं, या कह सकते हैं जो गायनिकोलॉजिस्ट होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनके काम ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा भी एनालिसिस ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आने वाले समय के बाद में जहां हम लोग कोविड-19 से छुटकारा पाए, तो हो सकता है कि सिचुएशन भी देखने को मिले, और बेबी बूम पीरियड भी हो सकता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड में सिनारियो देखने को मिले। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बेबी बूम पीरियड जो थ्योरी स्टेब्लिश्ड है, उस थ्योरी को स्टेब्लिश होने के बाद में हमने क्या किया, डिसिप्लिन स्पेसिफिक होकर के आज के कंटेक्स्ट में उसको चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, या उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तो ये आपकी चीज हो सकती है। दूसरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एक थ्योरी और यूज की जाती है जिसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक केस स्टडी। ह्यूरिस्टिक केस स्टडी बेसिकली क्या चीज होती है कि इट इज अ न्यू, कह सकते हैं कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं। जैसे डिविएंट बिहेवियर को समझना हो, या कह सकते हैं माइग्रेंट पीपल को समझना हो, या कह सकते हैं मार्जिनल पीपल को समझना हो, या जैसे इस चीज को अगर ह्यूरिस्टिक कंटेक्स्ट में अगर समझने की कोशिश करें तो फॉर द एग्जांपल जैसे अभी हम लोग देखें कि दिल्ली में जो कोविड-19 से गवर्नमेंट ने कह दिया था कि लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, मगर यूपी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, जो पीपल थे उनके लिए रोडेज बसेस आपने देखी होगी लगा दी गई, जो बॉर्डर्स पे थी, वहां से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। तो दिट इज नॉट अ माइग्रेंट पीपल। अब ये माइग्रेंट पीपल है, जहां जहां पे जाएंगे अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कहीं ना कोविड-19 स्प्रेड करेगा। तो इस चीज का इट इज अ न्यू फिनोमेना। पहले कोई स्टडी नहीं हो चुकी है, या कह सकते हैं कोई नई चीज नहीं हमारे लिए बिल्कुल नई एक चीज है। तो इस नई चीज को समझने के लिए, जानने के लिए इसकी इन डेप्थ हमको स्टडी करनी पड़ेगी। तो बट टू अंडरस्टैंड द बेसिकली द बिहेवियर ऑफ द माइग्रेंट पीपल, एंड to diagnose the COVID-19 at the affected person of the COVID-19 and the etc. So that it is known as a heuristic case study के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। एक ही चीज होती है। दूसरी एक चीज और भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम लोग बात करते हैं केस स्टडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक थ्योरी।
या बिल्डिंग ब्लॉक केस स्टडी। बिल्डिंग ब्लॉक केस स्टडी में ये चीज देखने को आती है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपने लिया और पर्टिकुलर टॉपिक लेने के बाद में उसके सब टॉपिक्स पे आपने कंसीडर किया, या कह सकते हैं कि जैसे सिस्टम हो गया उसके सब सिस्टम्स हो गए, ये ब्लॉक हो गया उसके सब ब्लॉक्स हो गए। ठीक है, यही जैसे कोविड-19 को अगर समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल के रूप में, तो व्हाट इज द कोविड-19 और कोविड-19 के डिफरेंट उसके कह सकते हैं पैरामीटर्स पे अगर हम चले हाँ उसके उसकी ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है। जैसे इसमें निकल करके आया कि कोविड-19 पे जो है सीनियर सिटीजन जो है हाई रिस्क पर है, या कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जो सफर कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के हैं या शुगर पेशेंट्स हैं या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो उस पर ज्यादा सफर कर रहे हैं। यंगस्टर पे इसका ज्यादा कम प्रभाव देखने को मिला, बच्चे ज्यादा इम्यूनिटी इनकी कम होती है, बच्चों पे प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इट इज जैसे जैसे अगला सब सेक्शन या सब सिस्टम, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक केस स्टडी को यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से दो तरीके से इसके क्लासिफिकेशन को आप समझ सकते हैं, एक तो सिंगल एंड मल्टीपल कंटेक्स्ट में, और दूसरा हम लोग समझ सकते हैं टाइम फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में, और इसका क्लासिफिकेशन दूसरा जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में। एक ये केस स्टडीज के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें केस स्टडी में, तो इसकी बेसिकली क्या एडवांटेजेस वगैरह रहती है। एडवांटेजेस में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली पर्पस ये रहता है कि विद द हेल्प ऑफ द क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव अप्रोच टू कंडक्ट द केस स्टडी फॉर द स्पेसिफिक गिवन सिंगल गिवन फिनोमेना or the multiple given phenomena to basically to explore the potential to achieve the high conceptual validity। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि कॉन्सेप्चुअल वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ उसको क्लेरिफिकेशन हो सकता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर फॉर फोस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस, कि अगर हम कोई काम करेंगे तो उसकी हाइपोथेसिस को हम जनरेट कर सकते हैं। तीसरी चीज हम लोग बात कर सकते हैं क्लोजली एग्जामिनिंग द हाइपोथेसिस रोल ऑफ द कैजुअल मैकेनिज्म, कॉजल मैकेनिज्म की बात कर सकते हैं। दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिविजुअल केसेस की बात कर सकते हैं। दूसरा हम लोग चौथी अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इसको कि टू अंडरस्टैंड देयर कैपेसिटी फॉर एड्रेसिंग द कॉजल कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे सिंपल एग्जांपल समझिए कि जिसी जो मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की, इसकी अगर हमको इन डेप्थ स्टडी करनी है और इसके क्या इस 4 डायमेंशंस पे अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ न्यू डिजीज, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, कोई हमको पास हिस्ट्री नहीं मिलती है। 2003 या 2004 के आसपास देखने को मिलती है हिस्ट्री, उसके अलावा इसकी कोई हिस्ट्री हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। तो इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, नेचुरली जब इससे सब लोग सफर कर रहे हैं, चाइना के बाद में पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के बाद में पूरा इंडिया हम लोग सफर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसकी नेचुरली जब इस चीज पे हम लोग विजय पा लेंगे या जीत जाएंगे तो ऐसी स्थिति में इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी सामने पे। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपने देखा होगा जो प्रिवेंशन हम लोग ले रहे हैं, हैंड वॉशिंग की बात की जा रही है, डिस्टेंस मेंटेनिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, मास्क लगाने की बात की जा रही है, और कह सकते हैं कि अवेयरनेस इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो इट इज लाइक द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द अवेलेबल ऑफ द मिनिमम फैक्ट्स। दूसरी चीज ये होगी जो सेकंड हमने बात की कि इन द फ्यूचर वी विल डेवलप द सम हाइपोथेसिस। अभी तो हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको हमको एक्सप्लोर करना है। तीसरी दूसरी चीज हम लोग है कि इन द फ्यूचर हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि हम लोग इस पे हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं। इट मीन दैट कि टू फाउंड द सम रिलेशंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, या टू द कह सकते हैं कि टू द नेशन, जैसे चाइना में क्यों ज्यादा कैसे हुआ, या इटली में इतना ज्यादा कैसे हो गया, या कह सकते हैं कि जर्मनी में ऐसा क्यों हो रहा है, अमेरिका में सबसे ज्यादा नंबर क्यों इंक्रीज कर गए, भारत थर्ड स्टेज में पहुंचने की स्थिति में है, यहाँ पे हम लोगों ने किस प्रकार से अपने को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे टू विद द हेल्प ऑफ द सम स्टैटिस्टिकल टूल टू एनालाइज और टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, तो एक इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर डेवलप कर सकते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन पे। तीसरी चीज हम लोग ने बात की है इसके अंदर कि एज इंडिविजुअल केसेस पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्लोजली एग्जामिन द हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस एग्जामिन करेंगे इसके बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन करने के बाद, हाइपोथेसिस करने के बाद में हम इंडिविजुअल केसेस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं एंड द कैपेसिटी फॉर एड्रेसिंग द कैजुअल कॉजल कॉम्प्लेक्सिटी। फिर इसके बारे में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके बारे में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी रहेगी। हो सकता है कि आने वाले समय पे कोई वैक्सीन डेवलप हो जाए, और वैक्सीन डेवलप होने के बाद में कोविड-19 के बारे में हम लोग को पूरी तरीके से इस बीमारी से हम लोग जो है कह सकते हैं छुटकारा पा जाए, ये भी चीज हमको देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो केस स्टडी के रूप में मैंने इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की थी, थोड़ा कोविड-19 से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट इज अ रियल प्रॉब्लम इन टूडेज लाइफ और करंट लाइफ कि हम लोग सारे लोग सफर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं
अगर जो मैंने आपको असाइनमेंट देने की बात की है, उस असाइनमेंट से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी, उतनी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन तो नहीं रहेगी, मगर कहीं न कहीं सीनियर सिटीज़न्स के बारे में आप जो है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आसानी से आपके पास सामने आ सकती है। तो कहीं न कहीं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की निकल कर के आएगी, जो आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो कहीं न कहीं इन द फेज़ 1 of the advantages of the case study to explain or to describe the conceptual framework of the COVID-19 for the senior citizen। तो एक ही चीज आपको देखने को आसानी से मिल सकती है और ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को कह सकते हैं कि असिस्ट कर सकती है, हेल्प करेगी आने वाले समय पर। तो बेसिकली पर्पस एक ये था, तो इट इज वेरी सिंपल, दिमाग में हमेशा रखिए। इन नक्शे में अगर हम लोग बात करें तो what is the case study? Case study का basically is a in-depth knowledge or the in-depth investigation of the given phenomena. It is a single or it is a multiple हो सकता है, and to basically to explore the questions with the help of the how and the why, ये हमको दिमाग में रखना है। तीसरी चीज हमको दिमाग में रखनी है, अगर सिंगल फिनोमिना है तो सिंगल फिनोमिना पे नंबर ऑफ द सैंपल हमको क्या काम करना है, वो कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी हम इसका इन-डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। चौथी चीज क्या है कि जब हम डिटर्मिनेशन करें, डिटर्मिनेशन करते समय जिसको हमेशा ध्यान रखें कि सैंपल को कैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि यू कांट फर्दर डिवाइड द सैंपल, वो आखिरी यूनिट हमारी क्या होगी, इस हमें इसको फिल्म में रखना चाहिए। और जब सैंपल डिटर्मिनेशन हो जाएगा तो इसमें हमको आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज के अंदर नहीं आनी चाहिए। और चौथी चीज है कि फिर डिराइव द सम डिटरमाइन द सम बाइंडिंग्स अबाउट द केस स्टडी, उस पर आपको कहीं ना कहीं लिमिटेशन जो बांधना पड़ेगा कि हाँ हमको यहाँ तक बात करनी है, उसके बाद जाके बात नहीं करनी। तभी इसको कहीं ना कहीं इसको टाइम फ्रेमवर्क में बात कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताया है, 2 मेजर या 3 मेजर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी। दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं टाइम फ्रेमवर्क, तीसरी हम लोग बात कर सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। स्टडी के बेसिस पे कर सकते हैं तो सिंगल और द मल्टीपल बात कर लीजिए। टाइम फ्रेमवर्क में बात कर सकते हैं, मैंने आपको 5 बताई। अगर हम लोग फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो उसके अंदर हम लोग जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में 4 आपको केस स्टडीज के बारे में बताई। तो इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल केस स्टडी।